नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम संगम युग के बारे में जानेंगे कि संगम युग के अंतर्गत कौन कौन से राजवंशों ने उस समय शासन किया था और संगम युग के बारे में हमें कौन कौन से ऐसे ग्रंथ या साक्ष्य हैं जिनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है और किस प्रकार से पेपरों में उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो संगम युग शुरू करते हैं। संगम युग, संगम युग का मतलब है तमिल कवि, तमिल कवियों का सम्मेलन या मंडल, या फिर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा संगम युग के ये परिषद को, यानी संघों के परिषद को जो सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था वो पांड्य राजाओं ने दिया था। इन तीनों, क्योंकि यह दक्षिण भारत के राजवंश थे, कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। इनके बारे में, क्योंकि उधर इन्हीं का शासन था, तो इनके बारे में जो ज्यादातर हमें जानकारी मिलती है वो संगम साहित्य से ही मिलती है। उनके जनजीवन के बारे में भी, उनके रहन सहन के बारे में, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो उनकी जानकारियां हैं वो संगम युग के अंतर्गत ही हमें मिलती हैं। तो शुरू करते हैं कि संगम युग में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, उनके बाद में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था। लेकिन एक समझने वाली बात यह भी है, क्योंकि क्वेश्चनों में प्रश्न जैसे मिलाने के लिए पूछे जाते हैं, वो ये कि जिस समय संगम युग के शासकों के जो समय था तो वो तो दक्षिण की साइड में था, क्योंकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो दक्षिण में संगम युग चल रहा था। तो उत्तर में भी उस समय हमारे कनिष्क और सातवाहन राजवंशों का भी शासन चल रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन पेपरों में मिलाने के लिए आते हैं कि भाई अगर उस समय उधर उनका शासन था तो इधर जो शासन था वो किन लोगों का था, कौन से शासक थे। तो इसलिए मैं बता के चल रहा हूं कि उधर साउथ में अगर संगम युग का समय था तो इधर उत्तर भारत में सातवाहन और कण्व वंश और विदेशी आक्रमण और कुषाणों का भी शासन चल रहा था। तो शुरू करते हैं संगम युग। इसमें क्या है, ये संगम युग में मैंने आपको बताया तमिल कवियों का संघ या मंडल, उसको संगम बोला जाता है। सबसे ज्यादा इनको जो संरक्षण दिया था वो पांड्य राजाओं ने। ये क्या है, भारत में संगम युग को, यानी दक्षिण में कहां पर था ये? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच। जो हमें साहित्यों से जानकारी मिलती है उनके आधार पर ही हम इसमें चर्चा करेंगे। तो अगर संगम युग के क्षेत्र के बारे में अगर हम जाने तो दक्षिण भारत में कहां पर? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में यह पड़ता था। क्या है? तमिल। देखो, यह तमिल कवि और विद्वानों का सम्मेलन था। सम्मेलन समझ लो, संघ समझ लो, या आप मंडल समझ लो, मंडल समझ लो, ये उसी को संगम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? साहित्य से हमें इसकी जानकारी मिलती है। साहित्य में सबसे पहले किसकी मिलती है? चेर, चोल और पांड्य, तीन राजवंशों के बारे में हमें संगम युग से जानकारी मिलती है। बात करते हैं सबसे पहले चेरों की। तो क्या है, चेरों को संगम साहित्य में, चेरों की जो हमें जानकारी मिलती है संगम साहित्य में, सबसे ज्यादा राजाओं की अगर सूची की बात करें तो चेर राजाओं की सूची, क्या? चेर राजाओं की सूची हमें संगम साहित्य से मिलती है। चेरों का पहला राजा, चेरों के जो पहले राजा थे वो उदयन जेरल थे, उदयन जेरल थे। इनके बारे में एक वाक्य यह भी है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में, यानी महाभारत के समय में युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को या वीरों को भोजन कराया था। इनके बारे में यह प्रमुख है, प्रमुख वाक्य मान लो या इनकी विशेषता मान लो। और उसके बाद में इन्होंने क्या उपाधि ली थी? भोजन कराने वाले की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। तो इनके अंतर्गत अगर पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा कि चेर राजवंश का सबसे पहले शासक तो उदयन थे।
उनके बाद में इनकी सबसे प्रमुख जो घटना है इनसे संबंधित वो ये कि कुरुक्षेत्र महाभारत के समय में जो योद्धा थे उन योद्धाओं को इन्होंने भोजन कराया था, इसलिए ये भोजन कराने वालों की उपाधि प्राप्त है इनसे संबंधित। और इनके अगर समय से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इनका समय 130 ईसा पूर्व, यानी उत्तर भारत में उस समय कण्व वंश और सातवाहनों का शासन चल रहा था। तो इनका समय है 130 ईसा पूर्व। इनके जो पुत्र थे नेदुनजेरल आदन उनके पुत्र थे। और इन पुत्रों ने, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी जो राजधानी थी मरंदे इनकी राजधानी थी। इसने क्या करा था? मालवार तट पर, इन्होंने नेदुनजेरल आदन जी ने मालवार तट पर स्थानीय शत्रु का कोई हमें नाम नहीं मिलता, इसलिए उन्हें स्थानीय शत्रु कहा जाएगा। इन्होंने स्थानीय शत्रु पर नौसैनिक युद्ध से उन्हें हराया था। नौसैनिक युद्ध से इन्होंने उस शत्रु को हराया था। ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं जो इनसे संबंधित हैं वो नेदुनजेरल से संबंधित हैं। और क्या करा था इनकी विशेषता और क्या है कि इन्होंने यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया था। और इनकी विशेषता है सात राजाओं को भी इन्होंने एक साथ हराया था। या तो 7 राजा यानी अभिषिक्त राजाएं जो कि एक साथ इनसे युद्ध किया था, इन्होंने उन्हें हराया था। और इन्होंने अधिराज की उपाधि धारण की थी। अधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इसे क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है आदन इम यव रंबन। इन्हें बोला जाता है क्या? क्योंकि इसका मतलब है हिमालय की सीमा तक पहुंचना या हिमालय की सीमा तक अपने राज्य का विस्तार करने वाला भी इन्हीं को बोला जाता है। इनका भाई था कुट्टूबन। जिसको क्या है, इनकी क्या विशेषता थी? अनेक हाथियों वाला कहा गया है। कुट्टूबन को अनेक हाथियों वाला कहा गया है। यह इनसे संबंधित विशेषता है जो कि पेपरों में पूछी जा सकती है। इसने क्या था? कोंगू युद्ध में विजय प्राप्त की थी। कौन ने? आदन जी ने कोंगू के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आदन जी के 2 पुत्र थे। पहला पुत्र चेर कलंगे। पहले पुत्र का नाम है चेर कलंगे। इसने तुंगदूर, अब इनसे संबंधित घटनाओं के बारे में हम जानेंगे कि इनका जो पहले पुत्र थे उनका नाम हमें मालूम होगी चेर कलंगे था। उन्होंने क्या कहा था? तुंगदूर के आदिगेमान सरदार थे आजी को इन्होंने हराया था, यानी इनके पहले पुत्र ने जो नेदुनजेरल आदन जी के पुत्र थे चेर कलंगे, इन्होंने आजी जो कि एक सरदार थे उनको हराया था। और तुलु देश में नन्नार के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किया था। यह इनसे संबंधित घटनाएं हैं। यह इनसे किससे संबंधित हैं? ये भाई आदन जी के पुत्र से संबंधित है जिनका नाम था चेर कलिंगे। इन्होंने क्या कहा था कि तुंगदूर के सरदार जी थे आजी, इन्होंने उसको हराया था। और तुलु देश में नन्नार जी के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था। ये इनकी सबसे प्रमुख घटनाएं हैं। और वह भी अधिराज था, यानी जिस प्रकार अधिराज इनकी उपाधि थी, ठीक है ना। किनकी उपाधि थी? इनकी उपाधि नेदुनजेरल जी की जो अधिराज उपाधि थी वही उपाधि इनके पुत्र की भी थी।
वह 7 मुकुट पहनने वाला था। क्या? इनकी एक विशेषता और भी है जो कि पेपरों में हो सकता है पूछ ली जाए, वो ये थी कि यह 7 मुकुटों की माला पहनने वाले थे। 7 मुकुटों की माला पहनने वाले थे और आदन जी का दूसरा पुत्र। अब बात करते हैं आदन जी के दूसरे पुत्र के बारे में। इनका जो दूसरा पुत्र था वो थे, इनके जो पुत्र थे सैनगुट्टवन। सैनगुट्टवन इनके दूसरे पुत्र थे और इनका जो समय है वो 180 ईस्वी है, सॉरी 180 ईस्वी है। इन्हें लालचेर भी कहा जाता है। इन्हें अगर हम ये कहें कि दूसरी भाषा कि इनकी दूसरी उपाधि क्या है या इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वो लालचेर के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह घुड़सवारी और हाथी की सवारी और दुर्ग यानी किलों की घेराबंदी करने में दक्ष थे। इनमें ये मुख्य विशेषता जो थी, प्रमुख विशेषता इनकी थी कि ये घुड़सवारी में दक्ष थे, हाथी की सवारी और दुर्ग और किलों की घेराबंदी करने में भी दक्ष थे। इनके पास में जलबेड़ा भी था। भाई इनके जो पूर्वज थे उन्होंने नौसैनिक युद्ध तो किए थे, यानी अगर नौसैनिक युद्ध किए थे तो शायद उनके पास भी जलबेड़ा था, लेकिन इतिहास में हमें उनकी जानकारी नहीं मिलती। केवल ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने नौसैनिक अभियान किया था। लेकिन जलबेड़े का जो प्रमाण हमें मिलता है वो लाल चेर जी के शासन के समय से मिलता है कि इनके पास जलबेड़ा भी था। इनका समय, इन्हीं के समय में एक महत्वपूर्ण घटना थी पत्नी पूजा, जिसे कणंगी यानी आदर्श पत्नी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य विशेषता है, मुख्य घटना भी है कि इन्हीं के समय से वो शुरू हुई थी। और दूसरा, इसकी जानकारी हमें कहां से? पदिर रूपपतु में इनकी जानकारी हमें मिलती है। उदयन जेरल ये जो जानकारी मिलती है, यह जो पदिर रूपपतु है यह एक ग्रंथ है। इसमें हमें पत्नी पूजा के बारे में जानकारी मिलती है और उदयन जेरल जो थे उनके वंश के 5 राजाओं का नाम भी हमें मिलता है। और इन्होंने यानी कि चेर राजाओं ने 201 वर्ष तक शासन भी किया था। यह जानकारी भी हमें वहां से मिलती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदिग ईमान को क्या है कि दक्षिण में गन्ने की खेती करने का श्रेय प्राप्त है। ये जो घटना है चेर राजवंश से संबंधित घटना है कि एक शासक थे आदिग ईमान, जिनको दक्षिण भारत में गन्ने की खेती करने का भी श्रेय प्राप्त है। यानी कि जो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती शुरू की थी वो आदिग ईमान जी ने की थी। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी वज्जी यानी कुरुवुर इनकी राजधानी थी। और इनका जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। क्या था? धनुष इनका राष्ट्रीय चिन्ह था। ये जो घटना है जो मैंने इनकी जानकारी दी शासकों की, ये चेर वंश से संबंधित थी। और केवल चेर वंश के मैंने राजाओं के जहां बारे में जानकारी दी है कि इनसे संबंधित क्या क्या चीजें पेपरों में पूछी जा सकती हैं। इनके बाद में संगम काल के चेर, चोल और पांड्य राजाओं के जो शासन थे, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी क्रियाएं थी, ये किस प्रकार से क्या क्या चीजें उनके शासन की व्यवस्था थी, प्रशासन की व्यवस्था थी, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। केवल मैं अभी इन्हें शासकों के बारे में ही जानकारियां आपको दे रहा हूं। ठीक है, चोलों की बात करते हैं। चेरों के बाद में क्या था? संगम काल में चोल राज्य समझ लो, ये चोल राजवंश के बारे में समझ लो। ये क्या थे? तमिलनाडु में जो चोल राज्य था ये तमिलनाडु के पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच में था। कौन सा? चोल राजवंश।
इनके शासक का जो नाम था वो क्या मिलते हैं हमें? कल्ली, बलावन, शंबिदास और सेनई। इनसे यानी चोल राजवंश से संबंधित राजाओं के नाम। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे वो करिकाल थे। सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे चोल वंश के वो करिकाल थे। इनकी अगर हम शासन के बारे में अगर जानकारी लें तो वो 190 ईसा पूर्व में के आसपास इनका शासन था। और इन्हें जले हुए पैर वाला भी इन्हें कहा जाता है। किनको? करिकाल जी को कहा जाता है। शासन के आरंभ में इनके समय में घटना हुई थी कि शासन के आरंभ में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्ता से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन यह वहां से निकल भागे। इसकी जानकारी कौन देते हैं? ये पटिटन पपाले हैं लेखक, जिन्होंने इसकी जानकारी दी है। तंजौर के निकट इन्होंने क्या कहा था? जो करिकाल थे, इन्होंने तंजौर के निकट वेणी स्थान पर विजय प्राप्त की थी। किससे की थी? इसके बारे में इतिहास में कोई प्रमाणित नाम नहीं है, केवल इतनी जानकारी है कि इन्होंने तंजौर के निकट वेणी स्थान पर विजय प्राप्त की थी और उसमें 11 राजाओं के समूह को हराया था। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 11 राजाओं के समूह में क्योंकि 3 राजवंश, सबसे दक्षिण भारत में 3 राजवंश थे, वो आपको भी पता है, चेर, चोल और पांड्य। अब बात हमारी चोलों से चल रही है, तो चोलों के बारे में अगर हम जानकारी ले रहे हैं और इसमें ये नाम आ रहे हैं कि 11 राजाओं के समूह को हराया था, तो 11 राजाओं में लगभग चेर या पांड्य तो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये 2 राजवंश सबसे बड़े राजवंश थे और अन्य राजाओं को हम स्थानीय राजा मान सकते हैं। ठीक है, उनको इन्होंने हराया था। इनका दूसरा युद्ध, करिकाल जी का दूसरा युद्ध कहां पे? वाहे पपरूदल लई के युद्ध में। देखो भाई, ये युद्धों के नाम आपने बहुत जरूरी हैं जो कि पेपरों में, क्योंकि साउथ की साइड से प्राचीन भारत यानी संगम काल से युद्धों के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये युद्धों को किस नाम से जाना जाता है उनके बारे में। इस युद्ध में उन्होंने क्या किया था? 9 राजाओं को हराया था। देखो, तंजौर के निकट वेणी स्थान पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसमें 11 राजाओं के समूह को हराया था। और दूसरा युद्ध, इस युद्ध के बाद में दूसरे युद्ध को किस नाम से जानेंगे? वाहे पपरू दलई के युद्ध में उन्होंने 9 राजाओं को हराया था। इनके समय में और क्या चीजें इनसे संबंधित? करिकाल से, क्योंकि शक्तिशाली राजा थे, तो कावेरी पट्टनम जो था वो उद्योग और व्यापार का केंद्र था। यानी इनके समय में कावेरी पट्टनम व्यापार और उद्योग का केंद्र बन चुका था। और करिकाल को क्या कहा जाता है? करिकाल को 7 शौरों का ज्ञाता भी कहा जाता है। यानी ये विद्वान भी थे, इन्हें 7 शौरों का ज्ञाता भी कहा जाता है। इनके बारे में हमें भाई, वो विद्वान थे, कवि थे, 7 शौरों को यानी शौरों के बारे में ये जानते थे। इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है जनश्रुतियों से, है ना। जनश्रुतियां, शिल्पाधिकारम और 11वीं-12वीं सदी के अभिलेखों में। यानी कि उस समय की घटना लगभग 1000 साल पहले की, क्योंकि उनका जो समय है वो 190 ईस्वी के आसपास है। और इसमें 11वीं-12वीं सदी के आसपास के अभिलेख, यानी वहां से इतनी दूर के अभिलेख जो समय में काफी डिफरेंस है, इनमें भी इनका उल्लेख किया गया है। इनसे भी हमें इनकी जानकारी मिलती है कि वो अच्छे विद्वान और 7 शौर्य के ज्ञाता थे। मिलती है। इनका जो समकालीन राजा था, इनका समकालीन राजा
कांचीपुरम के तोंडेमान के इलंदीरमण क्या था इनका समकालीन राजा, इनका समकालीन जो राजा था वो कांचीपुरम का तोंडेमान इलंदीरमण था। क्या इलंदीरमण था। इनके बाद में चोल राजवंश में गृह युद्ध शुरू हो गया, यानी करिकाल के समय में ही चोल राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया था। इसका उल्लेख जो हमें मिलता है कोतुर किनार वे अन्य कवियां। भाई चोल राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया था, इसकी जानकारी हमें कोतुर किनार वे अन्य कवियों से मिलती है। और यह जो गृह युद्ध शुरू हुआ था नल निगलनी और नेदु निगलनी के मध्य हुआ था। ये जो गृह युद्ध हुआ था उसमें नल निगलनी और नेदु निगलनी के मध्य हुआ था। और इसमें अन्य राजाओं के जो नाम मिलते हैं वो मिलते हैं इलंजेत चेल्ली और सेंगनान। इनके अन्य राजा थे जो गृह युद्ध में उस समय शामिल थे। सेंगनान ने पोर का युद्ध, देखो चोल राजवंश से संबंधित ये जो युद्ध हैं इनके बारे में पेपरों में पूछा जाता है, याद कर लेना। चोर का युद्ध, सॉरी चोर नहीं पोर का युद्ध, सॉरी पोर का जो युद्ध था इसमें चेर राजा ने कणिकाल इरमपोरई को हराया था। किसको? ये चेर राजा थे जिनको इन्होंने हराया था। यह शिव भक्त थे और इन्होंने 70 शिव मंदिरों का निर्माण भी किया था। और अन्य चोल राजा के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो ये अन्य चोल राजा पेरुन किल्ली थे जो अन्य चोल राजा थे। इसने क्या करा था? राज विस्तार के लिए, इनके बारे में छोटी सी जानकारी केवल ये है कि राजसूय यज्ञ किया था। इन्होंने राज्य विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि चेर और चोल राजाओं से संबंधित कि चेर राजाओं के सबसे पहले राजा कौन थे, फिर उनके बाद उनके पुत्र कौन थे, इन्होंने किस प्रकार की उपाधि धारण की और इन्होंने कहां पर किस प्रकार से युद्ध किया था। तो ये जानकारी थी केवल राजाओं से संबंधित कि राजाओं के बाद में इनके वंश किस प्रकार से आगे बढ़े, यानी कि चोल और चेर राजाओं के कौन कौन से राजाएं हुए थे और उनसे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ये जानकारी केवल उन्हीं के लिए थी। उम्मीद करता हूं इसी जानकारी में आपको राजाओं के बारे में पता चला होगा और उनके समय के बारे में और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको पांड्य राजाओं और उनके बाद में संगम साहित्य के अंतर्गत धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक सभी के बारे में विस्तार से जानकारी मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।